हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमने एमसीक्यू मैचिंग सीरीज़ चला रखी है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम का बदलता हुआ पैटर्न है उसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कोशिश है कि कम क्वेश्चंस में अपने ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो पाएँ। उस सीरीज़ में ये हमारा चौथा वीडियो है। पहले के 3 वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे, बहुत पसंद किए गए आपके द्वारा, तो इसे भी देखिएगा। ये है ऑडिट, क्योंकि नीचे कमेंट्स में डिमांड आई थी कि सर ऑडिट और इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स जल्दी ही बनाएंगे। इस वीडियो में हम ऑडिट कवर करेंगे। पहले बस 1 मिनट बता दूं कि ऑडिट क्या। बेसिकली देखिए, ऑडिट ये कि जब अकाउंट्स बन जाते हैं, अकाउंट्स का पार्ट पूरा हो जाता है, उसके बाद ऑडिट शुरू होता है, यानी खातों की जांच होती है। तो एक शब्द में बताऊं तो ऑडिट की मतलब क्या होती है? खातों की जांच। अब बाकी अपन एमसीक्यू के थ्रू समझते हैं। मैच द फॉलोइंग। अकाउंटेंसी, पहले ब्रॉड वे में एक वर्ड था अकाउंटेंसी। अब इन्होंने क्या किया? अकाउंटेंसी को 3 हिस्सों में बांटा। अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल पार्ट, अकाउंटेंसी का थ्योरेटिकल पार्ट और अकाउंटेंसी का क्रिटिकल पार्ट। तो अकाउंट्स जहां प्रैक्टिकली किया जाता है ना, जैसे जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। तो अकाउंट्स का जो प्रैक्टिकल पार्ट है दैट इज नोन एज बुक कीपिंग। ठीक है। उसके बाद हम आगे की काम करते हैं, जैसे जर्नल बन गई, लेजर बन गई। फिर हम क्या करते हैं? समराइजिंग करते हैं। उसके लिए में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं रेशियोज के थ्रू, दूसरे तरीकों से इंटरप्रिटेशन करते हैं। वहाँ सैद्धांतिक बुद्धि लगती है, वो आपका अकाउंटिंग पार्ट है। अगर अपन ब्रेक करें, जगह जगह ब्रेक करें, तो वो अकाउंट्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट है दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। और उसके बाद जैसे क्रिटिक्स होते हैं आलोचना करना, गलतियां निकालना। किसी को मूवी दिखाओ, बोलो भाई तू तो इसमें बता, इसमें कहाँ गलती है, तो वो बोलेगा इस सीन में ये ड्रेस पहना था तो अगले सीन में ड्रेस चेंज कैसे हो गया। तो मतलब, लेकिन क्रिटिक्स होने के लिए या आलोचक होने के लिए आपको बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। तो ऑडिटर होने के लिए आपके अंदर अकाउंट्स की बहुत बढ़िया समझ होनी चाहिए, तब आप आलोचना कर पाएंगे या कहीं गलतियां निकाल पाएंगे, अशुद्धियां निकाल पाएंगे। तो इस तरह से कनेक्ट होगा। तो आपका पहला जो है, पहला जाके ए के साथ कनेक्ट हुआ। जो आपका 2 है सैद्धांतिक पार्ट, वो पहला, अच्छा यहाँ पे ए लिखने में आ गया, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो था ये पहले के साथ बी रहा, और जो दूसरा रहा उसके साथ सी रहा, और जो तीसरा रहा क्रिटिकल पार्ट, वो आपका ऑडिट रहा। तो बी सी ए ये कोड मुझे यहां मिल गया है, तो इसका आंसर बी रहने वाला है। ठीक है, चलिए और देखिए। कुछ क्वेश्चन तो बहुत टफ आएंगे, 1-2 क्वेश्चन राहत के लिए सिंपल दूंगा। मैच द फॉलोइंग। वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहां क्या, जहां लेखांकन समाप्त होता है वहां क्या, और जब अंकेक्षण समाप्त होता है वहां क्या। ये भी कह सकते हो कि मैंने एक ही लाइन के 3 टुकड़े कर दिए, है ना। जहां से पहले बुक कीपिंग होती है, पहले पुस्तपालन होता है, जहां बुक कीपिंग खत्म होती है ना, वहां से अकाउंटेंसी शुरू होती है। बुक कीपिंग खत्म, अकाउंटिंग शुरू। जहां अकाउंटिंग खत्म होती है वहां से ऑडिटिंग शुरू होती है। जैसे हम किसी होशियार बंदे के लिए कहते हैं, खास करके हम नेताओं के लिए कहते हैं कि जहां हमारी आम जनता की सोच समाप्त हो जाती है ना, वहां नेताओं की सोच शुरू होती है, या बड़े लोगों की सोच शुरू होती है। तो वैसे ही जहां ऑडिट खत्म हो जाएगा वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। तो क्या स्टेप है? सबसे पहले बुक कीपिंग होती है, बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग होती है, और ऑडिटिंग के बाद जरूरत पड़े तो इन्वेस्टिंग होती है, वरना हमारा तो विषय यहां तक खत्म हो जाता है। तो जहां बुक कीपिंग अच्छा, इसका इतना तो आसान है, जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहां पुस्तपालन शुरू होता है, ऐसा तो होगा नहीं। जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहां से लेखाकर्म प्रारंभ होता है। जहां से अकाउंटिंग समाप्त हो जाता है वहां से ऑडिटिंग शुरू होता है, और जहां ऑडिटिंग समाप्त हो जाता है वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। तो आपका जो ए रहा, ए आपका 2 के साथ कनेक्ट हुआ, और यहां पे बी है, बी आपका 3 के साथ कनेक्ट हुआ, और सी आपका 1 के साथ कनेक्ट हुआ। 2 3 1, A2 होना चाहिए, A2 यहां पे भी है, A2 यहां पे भी है, B3 होना चाहिए, B3 यहां है और C1 यहां है। तो इसका आंसर C रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब आया तगड़ा क्वेश्चन। कुछ वर्ड्स हैं
और मैंने कहा ना, एक क्वेश्चन में एक ऑडिट सब्जेक्ट को मैं 1 घंटे में समझाने की कोशिश करूंगा। ऑडिट टेक्निक क्या होती है, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है और ऑडिट प्लान क्या होता है। तो एक बात तो ये समझ लो कि सारी चीज़ें प्लानिंग से शुरू होती है। जब आपको क्लाइंट काम देगा कि हमारे खातों की जांच करो, वहाँ पे तब जाके आप प्लानिंग करोगे और एंड में आप उसको रिपोर्ट सबमिट करोगे, तो ऑडिट रिपोर्ट अंत में होती है। सामने ऑप्शन देखोगे तो एक ऑप्शन तो मुझे बहुत सही दिखाई दिया कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, प्रत्येक वैधानिक अंकेशक का अंतिम उत्पाद। भाई एंड में कोई भी जांच होगी, आप तो अपनी शरीर बॉडी की जांच करा ले तो वो आपको एक रिपोर्ट ला के देगा, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट ये आपका एंड प्रोडक्ट है। तो मैं देखूं मेरा इतने भर से काम हो जाता गया कि अगर मुझे सी के साथ 2 सेट करना पड़े उससे मेरा काम हो जाता गया। C2 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो गया और यहाँ पे ये भी गलत हो गया, लेकिन अभी भी C2 ये रेस में है। तो अभी क्वेश्चन में A और D रेस में है। क्वेश्चन तुक्का लगाने जैसा तो बन गया है, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर 2 ऑप्शन है तो फिर थोड़ा तुक्का लगाना चाहिए। अच्छा, अब ऑडिट टेक्निक क्या होती है। देखिए, आप ऑडिट कैसे करोगे, तो उसके कुछ तरीके होंगे, कोई मैथडोलॉजी होगी जिससे आप एविडेंस कलेक्ट करोगे। आपको सेल देखनी है तो आप सेल्स बुक में जाओगे, या जो भी आपको करना पड़ेगा, आप लास्ट ईयर से कंपैरिजन करोगे, आप इंडस्ट्री से कंपैरिजन करोगे, आप इनका सिस्टम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझोगे, तो वो टेक्निक्स होती हैं। तो ऑडिट टेक्निक्स, अब देखिए कौन सा जमता है इसमें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको फायदा रहेगा, क्योंकि इसकी हिंदी बड़ी क्लिष्ट होती है। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। ऑडिट टेक्निक, अ प्री डिटरमिन्ड फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू विच द ऑडिटर डिटरमिन्स द टाइम टेबल, प्रोसीजर्स एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट वर्क। मैं चलो एक बात हाथों हाथ समझाता हूँ, जो फिर डबल पढ़ने में टाइम जाएगा। ये ऑडिट प्लान है। देखिए कि सर आपको कैसे पता, भाई ऐसे पता है, एक तो मैं पीपीटी पढ़ाने आया हूँ तो तैयारी के साथ आया हूँ, थोड़ा मुझे वैसे ही पता है, सीए भी रहा हूँ। देखिए, ऑडिट प्लान क्या, अ प्री डिटरमिन्ड फ्रेमवर्क। सबसे पहले क्या होता है, आपको क्लाइंट काम देगा ना कि भाई हमारे खातों की ऑडिट करो इस साल की, तो हम एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। उस फ्रेमवर्क में हम क्या तैयार करेंगे कि टाइम टेबल, कि ये मैं कितने टाइम में काम कर दूंगा, 15 दिन में, 10 दिन में, क्योंकि और भी तो क्लाइंट हैं। तो हम एक टाइम टेबल सेट करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक में इनका अपन ऑडिट का काम पूरा कर लेंगे। दूसरा, प्रोसीजर्स, उनका इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, उससे हम समझ जाएंगे कि अपने को किस हद तक एफर्ट करने हैं, 2 लोग छोड़ने हैं, 4 लोग छोड़ने हैं, कितनी देर छोड़ने हैं, किन तरीकों से करना है, प्रोसीजर्स। और मेन तो स्कोप, क्लाइंट बताता है आपको कि उसे क्या करवाना है, फिर आप उस हिसाब से काम करते हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से सारा काम कर दोगे, उसको खाली बैलेंस शीट ऑडिट करानी तो हम केवल बैलेंस शीट के आइटम्स की ऑडिट करेंगे। तो ये ऑडिट प्लान है जहां हम फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम तो बहुत आसान है। वैसे भी सोचो, अपन बोलते हैं ना हम मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम में क्या होता है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किस लेवल तक करेगा। तो हाउ विल ऑडिट बी कंडक्टेड, हु विल डू, व्हाट वर्क विल बी डन एंड अप टू व्हाट ड्यूरेशन इट विल बी डन। अंकेक्षण किस प्रकार किया जाएगा, कौन करेगा, क्या किया जाएगा और कार्य को कब तक किया जाएगा। यानी कुछ चीज़ों के जवाब है, कौन, कब, कहाँ, कैसे, इन चीज़ों के जवाब है। तो ये काम बांटने का तरीका भी है कि सर ऐसे तो घचमच हो गया, मिलेगा ही नहीं। तो मैंने बताया पहला वाला ये ऑडिट प्लान D1 मैच हुआ था, और कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये ऑडिट प्रोग्राम से तय होगा। ये B3 है, ठीक है। और इसके अलावा जहां से शुरू हुई थी बात ऑडिट टेक्निक, तो ऑडिट टेक्निक क्या है, ऑडिट टेक्निक रेफर्स टू द मेथड एंड मीन्स, उन विधियों और उन तरीकों अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर, जो कि ऑडिटर अपनाएगा फॉर कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस इन डिफरेंट ऑडिट सिचुएशन। अलग अलग परिस्थितियों में हम कैसे साक्ष्यों का एकत्रीकरण करेंगे, कैसे। हिंदी की तरफ है। अच्छा, हिंदी में ऑडिट के लिए एक तो अंकेक्षण शब्द आएगा और एक लेखा परीक्षा शब्द आएगा, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। विभिन्न अंकेक्षण स्थितियों में अंकेक्षण साक्ष्यों के संग्रह और मूल्यांकन के लिए कि भाई साक्ष्य कितना स्ट्रांग है या वीक है, के लिए लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर द्वारा अपनाई गई विधि और साधनों को संदर्भित करता है। तो ऑडिट टेक्निक का मतलब ये साक्ष्यों को, आप साक्ष्य मतलब एविडेंस, जैसे अगर आप पुलिस वाले होते तो आप किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते तो कैसे एविडेंस कलेक्ट करते, तो ऐसे ऑडिटर भी काम करता है। तो वो उसकी टेक्निक हो गई। तो ये आपका जो ए है वो ए जाके 4 के साथ मैच हो गया। चलिए अब देखते हैं किसमें बी के साथ 3 है, बी के साथ इधर 3 है, बी के साथ इधर भी 3 है, तो अभी रेस बनी हुई है। इसके बाद C2 है, C2 तो पहले ही हो गया था, D1 है, D1 यहाँ पे है।
और यहाँ D4 है, बस बस हो गया हो गया। इसका आंसर डी आएगा, इसका आंसर डी आएगा। आपको ज़रूरत पड़े तो वापस रिवाइंड करके सुन लेना, नहीं तो वैसे समझ में आ जाता है, इतने भी आप बच्चे नहीं हो कि आप समझ नहीं पाओ बातों को। चलिए, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक टॉपिक है टाइप ऑफ ऑडिट, तो एक वर्ड है सेक्रेटरियल ऑडिट, सचिवीय अंकेक्षण। तो जैसे एक तो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको पता है कि ऑडिटर जनरली किसी कंपनी में जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, वैधानिक अंकेक्षक होता है, वो सीए होता है। एक आपने सीएस के बारे में सुना होगा, कंपनी सेक्रेटरी, है ना। तो कंपनी सेक्रेटरी का मेन काम ये होता है कि सारी चीज़ें एज पर द लॉ हो रही है, सारे नियमों की, कानूनों की अनुपालना हो रही है। तो सेक्रेटरी से वर्ड सेक्रेटरी, सचिव, सचिव इस बात को एंश्योर करता है कि सभी चीज़ों की अनुपालना हो रही है। तो सेक्रेटरियल ऑडिट ऑल्सो नोन एज कंप्लियंस ऑडिट। जैसे मतलब मैंने आपको कोई काम दिया, आपने वो काम कर दिया, मतलब आपने उस ऑर्डर की कंप्लियंस कर दी, आपने उस अनुवर्ती या अनुपालना कर दी, ये शब्द भी है, ये वर्ड भी है, कंप्लियंस ऑडिट। तो इसका एक नाम ये भी है, ऑल्सो नोन एज। ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट के लिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, फाइनल ऑडिट, कंप्लीटेड ऑडिट, डिटेल्ड एंड इंटीग्रेटेड ऑडिट। तो क्या वर्ड ज़्यादा समझाए? तो देखो, बैलेंस शीट कब बनती है? साल के अंत में। तो बैलेंस शीट ऑडिट के लिए दूसरा वर्ड जो यूज़ हो सकता है वो है फाइनल ऑडिट। ठीक है। अब तक क्या मैच हुआ? ए के साथ 2 हुआ और बी के साथ 1 हुआ। अच्छा, ऑडिट एंड डेप्थ, कभी कभी हम कुछ मदों की गहन जांच करते हैं। जैसे मान लो हमें कैश में कुछ लग रहा है, गड़बड़ है, तो हम कैश के आइटमों की गहन जांच करने लग जाएं। तो ऑडिट इन डेप्थ का मतलब होता है कुछ आइटमों की डिटेल्ड, इंटेंसिव और इंटीग्रेटेड जांच करना। तो ये वाला, तो सी आपका 4 के साथ कनेक्ट होगा। और एक वर्ड है पीरियोडिकल ऑडिट। देखो, एक वर्ड इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा, कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट में क्या होता है? जैसे एक फैक्ट्री है या एक कंपनी है, हर 2-3 महीने में आप पहुंच जाते हो और ऑडिट करने लग जाते हो, तो वो कंटिन्यूअस ऑडिट है या कॉन्करेंट ऑडिट है, साथ साथ चल रहा है ना, साथ साथ अकाउंट भी हो रहा है, कुछ समय बाद ऑडिट भी हो रहा है। एक होता है कि हम पहले बोलते हैं आप अपना काम कंप्लीट कर लो, आप अपना पूरा काम कंप्लीट कर लो, अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर लो, उसके बाद हम ऑडिट करेंगे। यानी वो ऑडिट लगातार नहीं होती, वो एक पीरियड पे होती है और उनके अकाउंट्स कंप्लीट होने के बाद होती है। तो पीरियोडिकल एक वर्ड होता है परपैचुअल, परपैचुअल मतलब लगातार, निरंतर, कंटिन्यूअस, कॉन्करेंट। पीरियोडिकल मतलब पीरियड वर्ड आ गया, यदि एक समय अंतराल के बाद। तो एक समय अंतराल के बाद जो ऑडिट होती है तब तक वो अपने अकाउंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो पीरियोडिकल ऑडिट ऑल्सो नोन एज कंप्लीटेड ऑडिट। हिंदी शब्दों को देखते रहना, अब बोलूंगा तो वो लंबी होगी वीडियो, लेकिन सामयिक अंकेक्षण ऑल्सो नोन एज पूर्णकृत अंकेक्षण, पर हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा जोर देना। ठीक है। तो आपका जो डी है वो 3 के साथ कनेक्ट हो गया, तो बैठ गया मामला। A2 हुआ, A2 नहीं है, A2 है, A2 है, ये तो हट गए, रेस से बाहर हो गए। A2 के बाद B1 है, B1 हो गया, फिर तो बस ठीक है। C4 है, D3 है, तो ये आपका B आंसर हो गया। ठीक है, B परफेक्ट मैच करेगा। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरार, कॉलेज लेक्चरार, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है, और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स, MCQ क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर
क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया, जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस, तो 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या है, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी है। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई रहती है, तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। एक तरफ लिखा है लेखों का रखरखाव एक कार्य है, और सामने आपको 6 ऑप्शन दे रखे हैं। इंग्लिश में पढ़े, अकाउंट मेंटेनेंस इज द फंक्शन ऑफ अ और एन। अकाउंट मेंटेन करना यानी अकाउंट्स बनाना किसका काम है, ऑडिटर का नहीं, याद रखना। अकाउंट्स बनाना अकाउंटेंट का काम है, ऑडिटर का काम है उसको चेक करना। ये ठीक वैसे ही कि होमवर्क करना किसका काम है, टीचर का, स्टूडेंट का। सर स्टूडेंट का, टीचर थोड़ा करेगा, टीचर तो उसको जांच करेगा। बस जैसे स्टूडेंट होमवर्क करेगा, टीचर उसकी जांच करेगा, वैसे ही अकाउंट्स बनाना, कॉपी मेंटेन करना किसका काम है, अकाउंटेंट का। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा कि यस ये जो काम है वो इसका है। आपका पहला है, पहला जाके 4 के साथ मैच होगा। इसके बाद है वैधानिक अंकेक्षक वर्ड है ये। वैधानिक अंकेक्षक द्वारा यदि आंतरिक निरीक्षण पर विश्वास किया जाए तो अशुद्धियां रहने पर कौन जिम्मेदार होगा। देखो, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एक होता है इंटरनल ऑडिटर। मान लो मेरी कंपनी है तो कंपनी को वैधानिक अंकेक्षण कराना होता है, क्योंकि विधान द्वारा जो अनिवार्यतः है अंकेक्षण होता है उसको वैधानिक अंकेक्षण बोलते हैं। यानी एज पर द लॉ जो ऑडिट कराना आपके लिए कंपलसरी है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। इसके लिए CA आएगा, साल के एंड में आएगा, पर साल के एंड में आएगा, पता नहीं 365 दिन में कितना पानी बह जाएगा। अगर कोई गड़बड़ चल रही है तो गड़बड़ चलती रहेगी। तो हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी में कोई समझदार इंसान होता है, मान लो वो CA भी हो सकता है, नॉन CA भी हो सकता है, तो हम उसको बोलते हैं भाई वो बाहर वाला आदमी चेक करे तब तक तू तो चेक कर ले। तो वो इंटरनल ऑडिटर होता है। अब यूं समझो कहानी, इंटरनल ऑडिटर स्मार्ट था, उसने बढ़िया काम किया, बढ़िया से चेकिंग वेकिंग करी। बाहर वाला बंदा आया, उसको तनख्वाह मिल रही है, उसको ढंग से काम करना चाहिए था, पर उसने देखा यार इसने तो सारा काम इंटरनल ऑडिटर नहीं कर रखा है। तो उसने क्या किया, बाहर वाले स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर के काम पे भरोसा कर लिया, और ये भी मान लेते हैं कि कोई कांड हो गया, कोई गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ हो गई तो किसकी जिम्मेदारी, जिसने भरोसा किया, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जिम्मेदारी, या जिसने वो काम किया था, किसकी जिम्मेदारी। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जिम्मेदारी मानी जाएगी, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर उसकी तरफ जवाबदेह नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने उसको नहीं भेजा था। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को तो अपना काम ढंग से करना ही होता है। अगर वो काम नहीं करता है, वो कहता है मैंने तो आपके ऊपर भरोसा किया, तो क्यों किया, तेरे को किसने बोला भरोसा करने को। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई गलती हो गई, अशुद्धि हो गई और लापरवाही का मामला बना या कर्तव्य भंग का मामला बना, ब्रीच ऑफ ड्यूटी या नेग्लिजेंस का मामला बना, तो जिम्मेदारी स्टैट्यूटरी ऑडिटर की होगी। तो विश्वास करना है नहीं करना, ये उसका लुकआउट है, जिम्मेदारी उसी की होगी। ये 2 के साथ आपका 6 बनेगा, पहले के साथ 4 बना, 2 के साथ 6 बना। इसके बाद है
अंकेषण कार्य पत्रक संपत्ति है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ, सामने कुछ ऑप्शंस हैं, मुझे तो याद है क्योंकि मैंने क्वेश्चन साइड किए हैं। तो भाई ऑडिटर जब काम करता है ना तो सामने वाले के इतने लंबे चौड़े अकाउंट्स होते हैं, आप सोचो पूरे साल की इतनी सारी जनरल्स लेजर ये वो। तो ऑडिटर क्या होता है, उसमें से कुछ पॉइंट्स नोट करता है, कुछ कैलकुलेशंस नोट करेगा, कुछ आंकड़े नोट करेगा, कुछ तारीखें नोट करेगा, कुछ फिगर्स नोट करेगा, वो अपना एक पेपर में लिखता जाता है। वो उसके वर्किंग पेपर है, कार्यकारी दस्तावेज कह लो, कार्यकारी प्रपत्र कह लो। वो प्रॉपर्टी किसकी है? आप ये कह सकते हो कि चूंकि उसने क्लाइंट के अकाउंट्स में से चीज़ें उठाई हैं तो क्लाइंट्स की प्रॉपर्टी हुई। हो सकता है कोई कहे सीए इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी हुई, कोई कह सकता है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हुई। नहीं जी, ये ऑडिटर ने मेहनत से तैयार किए हैं, नोट्स खुद ने बनाए हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे आप नोट्स बनाते हो वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो हमेशा याद रखिएगा जो ऑडिट के वर्किंग पेपर हैं वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होते हैं। ऑडिटर और कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस यहीं आ रहा है ना, तो थर्ड आपका थर्ड के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा है वित्तीय विवरणों के पर्याप्त प्रकटीकरण का मूल उत्तरदायित्व निर्भर है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडिक्वेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर विद द, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है? ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटेंट की, मैनेजमेंट की, उनकी जिम्मेदारी है। उस अपनी बैलेंस शीट में सारी चीज़ें दिखाना, डिस्क्लोजर, अकाउंटेंसी में डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कि सारी बातें जो यूज़र को इन्फ्लुएंस कर सकती है दिखानी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की कह लो या अकाउंटेंट की, उनकी जिम्मेदारी है। तो ये जो है ये क्लाइंट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। एक बात समझ लो, क्लाइंट कौन? मान लो मैं सीए हूँ, मैं बाहर से आया हूँ। तो जिसने मुझे सपोज करो एक XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी के एमडी ने मुझे काम सौंपा कि भाई आप हमारी कंपनी या हमारी बेंगलोर ब्रांच है वहाँ पे ऑडिट करो। तो ये जो एमडी है, मान लीजिए मिस्टर खुराना, वो मिस्टर खुराना मेरे क्लाइंट हैं और मैं XYZ कंपनी या प्रमाइसेस पे जाके या उनके खाते मंगा के ऑडिट करूँगा। ठीक है, तो ये जो भाई साहब है खुराना जी, वो खुराना जी के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने अकाउंट्स वगैरह बनाएं। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पैनल सब उनका माथा फोड़ी है, अपना नहीं है। अपने को तो जाके चेक करना है कि सब कुछ सही है, सत्य है, नहीं है कि नहीं, क्या है। तो ठीक है, ये आपका जो 4 है वो 1 के साथ जाके कनेक्ट हो गया, 4 आपका 1 के साथ कनेक्ट हो गया। तो अब मिलाना शुरू करें। 4 1, यहाँ 4 4 है, 4 2 है, यहाँ 4 1 है, यहाँ 4 1 है। अगेन ये दोनों कट गए। इसके अलावा 3 3 है, तो यहाँ पे 3 5 आ रहा है, यहाँ 3 3 आ रहा है, ये सही है। 1 4, ये 1 4 और ये 2 6, ये 2 6, ये सही है। डी ऑप्शन सही है ना। एक बार आपको ये करना आएगा तो फिर तो मिलाने में भी मज़ा आएगा। लेकिन वही मैं, और कोशिश यही है ना कि एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो, मकसद तो वो चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ है एक सरकारी कंपनी के अंकेशक की नियुक्ति, वर्ड है सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, है ना। किसी कंपनी में 51% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास या शामिल रूप से इन दोनों गवर्नमेंट्स के पास अगर 51% या उससे ज़्यादा होल्डिंग होती है तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बोलती है। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन होगा? वो CNDAG तय करता है। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन होगा? ऑब्वियसली बात है CA ही होगा, बट वो तय करेगा CNDAG, कंट्रोलर, आवाज है, कंट्रोलर वर्ड नहीं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तय करेगा, CNDAG तय करेगा, है ना। अच्छा, फिर कई बार क्या होता है, ये वर्ड आता है सार्वजनिक कंपनी, तो लोग सोचते हैं सार्वजनिक कंपनी में सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी अलग वर्ड है, सार्वजनिक कंपनी मतलब पब्लिक लिमिटेड, जिसने पब्लिक से पैसा ले रखा है, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है और जिसमें गवर्नमेंट की 51% से कम हिस्सेदारी होगी या नहीं होगी। तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर कौन नियुक्त करेगा? तो जनरली कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपनी AGM में शेयर होल्डर्स ऑडिटर की नियुक्ति करते हैं। तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऑडिटर की नियुक्ति एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के द्वारा की जाती है। तो पहला आपका A जाके 4 के साथ कनेक्ट हुआ था, फिर B आपका 3 के साथ कनेक्ट हुआ। कंपनी के प्रथम अंकेशक की नियुक्ति,
कंपनी जब तक कुछ नहीं बोले तो आप उसको नॉर्मल कंपनी बोलोगे, आप उसे गवर्नमेंट कंपनी मन से नहीं मानोगे। तो एक नॉर्मल कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाता है तो शेयर होल्डर्स मीटिंग बुला के अपॉइंट कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। पर जनरली पहले ऑडिटर की नियुक्ति का जिम्मा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माथे होता है। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये यूं भी मिल रहा है और यूं भी मिल रहा है, बात तो सही है। तो मैं देखूंगा मेरे पास देखो C1 की भी गुंजाइश है और C2 की भी गुंजाइश है, लेकिन सब्जेक्ट टू ये मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है C1 C2 तो भिड़ा दूंगा मैं जैसे जरूरत पड़ेगी, लेकिन A4 और B3 इनमें मेरे पास गुंजाइश नहीं है ना। अच्छा, कंपनी के इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी में जो इंटरनल ऑडिटर है वो कंपनी कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कंपनी का आंतरिक अंकेशक, उसका सीए होना भी आवश्यक नहीं है, वो उसकी नियुक्ति बोर्ड ही करता है। तो अगेन आपके पास ये ऑप्शन बनेगा कि आप डी को 1 के साथ बढ़ा सकते हो या डी को 2 के साथ बढ़ा सकते हो, क्योंकि जहाँ पे बोर्ड 2 बार ऑप्शन दे रखा है। चाहता तो मैं बोर्ड 1 बार भी दे सकता था, पर मैं बता रहा हूँ आपको। खैर, मेरे को तो मेन A4 और B3 श्योर करना है। A4 यहाँ है, साथ ही साथ B3 भी है। अब देखो यहाँ पे A4 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो बस बात ही खत्म हो गई। अब मैं ज़्यादा माथा नहीं लगाऊंगा। इसके बाद समझो C1 मैच हो गया और D2 मैच हो गया, ठीक है। इसकी जगह ये D1, इसकी जगह ये लाइक D1 और C2 भी देता तो भाई मैं मिला देता, पर मेन तो मैंने कहा ना ये मिलने चाहिए। तो आप बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया कि इसमें मैंने बताने की कोशिश की कि कौन, मतलब ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उसको बोलते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये टाइप ऑफ ऑडिट से क्वेश्चन है। एक वर्ड है कंप्लायंस ऑडिट, एक वर्ड है मैनेजमेंट ऑडिट, एक है फाइनेंशियल ऑडिट, एक है इन्वेस्टिगेशन ऑडिट। हम जो करते हैं जनरली वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो भी हमारा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बुक्स तैयार हुए उनकी जो ऑडिट होती है वो फाइनेंशियल ऑडिट होती है। अब ऑप्शन देखते हैं, टफ हिंदी में पढ़ें। रणनीतिक समाधान निकालने हेतु प्रचालन की कार्यकुशलता की समीक्षा की जाती है। तो जब ये वर्ड है ना, कार्यकुशलता की समीक्षा मतलब हमारा काम कितना एफिशिएंटली हो रहा है, मतलब इस बात की भी ऑडिट होती है कि मैनेजर ढंग से काम कर रहे हैं या हरामखोरी कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी की भी ऑडिट होती है। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। अच्छा, प्रतिवेदित मतलब रिपोर्ट किए हुए आरोप संबंधी अनियमितताओं की गहनता से आवश्यक या अपरिहार्य लेखा परीक्षित। कई बार क्या होता है, किसी पे फ्रॉड के, बदमाशी के, अनियमितता, इरेगुलरिटी के इल्ज़ाम लगते हैं, तब जो ऑडिट होती है वो इंटेंसिव ऑडिट होती है और वो इन्वेस्टिगेशन वर्ड की तरफ जाती है। तो इनमें से आप वर्ड देखेंगे, एक वर्ड है इन्वेस्टिगेशन ऑडिट, जांच लेखा परीक्षण, जांच। तो अनुसंधान शब्द भी हो सकता है ना। पुलिस वाले जो करते हैं वो अनुसंधान होता है, वो रूटीन नहीं करते पुलिस वाले, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन वर्ड क्या होता है। मैंने कहा ना, जैसे किसी कंपनी में बदमाशी के, कपट के, सप्रेशन के, कि लोगों को दबा रहे हैं, लोगों के हितों का दमन कर रहे हैं, कुप्रबंध, मिसमैनेजमेंट के आरोप लगते हैं, तब जो ऑडिट होती है वो, तो इसी में यहाँ पे आरोप वर्ड पे है, तो यहाँ पे जो रहेगी वो ये वाली ऑडिट रहेगी। अच्छा, रिव्यू एडहरेंस टू लॉ, रेगुलेशन एटसेट्रा। एडहरेंस मतलब होता है सुनवाई करना, कि आप कानून की पालना करते हो, नियमावली की पालना करते हो जो बना हुआ है, ये देखना कि कानून या विधि वर्ड, विनियमन इत्यादि के पालन हो रहा है या नहीं। जैसे एजीएम बुलानी है तो बुला रहे हैं या नहीं, बोर्ड मीटिंग्स टाइम पे हो रही है या नहीं, किसी चीज़ की सूचना दी जाती है शेयर होल्डर्स को तो समय पे दी जा रही है या नहीं, तो उसको बोलते हैं कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस कराना सीएस का काम है, कंपनी सेक्रेटरी का, पर ऑडिट होती है इस चीज़ की जो कि अनिवार्य नहीं है, तो वो कंप्लायंस ऑडिट कहलाती है, ठीक है। और यह प्रमाणित करता है कि नकद जैसी परिसंपत्तियों पर पर्याप्त नियंत्रण और अधिग्रहण और परिसंपत्तियों के प्रयोग पर नियंत्रण है। मतलब फाइनेंशियल ऑडिट से ये पता लगता है कि संस्था में एक सिस्टम है, कैश जैसी संपत्ति वो अंडर प्रॉपर कंट्रोल में है, ऐसी नहीं लूट मची पड़ी है, तो वो चीज़ है। या बैलेंस शीट में दिख रहा है ये सब है और आप वहाँ जाते हो धरातल में कुछ है ही नहीं, बैलेंस शीट इतनी भारी भरकम है और असल में कुछ है ही नहीं। तो फाइनेंशियल ऑडिट इस बात को वेरीफाई करता है,
verifies that there are the sufficient control over the cash like assets and control over the acquisition and use of assets. तो ठीक है, देखिए कई बार चारों के चारों पता होना मुश्किल है, तो आप थोड़ा सा शब्दों से पकड़ने की कोशिश करना, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी, और एंड ऑफ द डे जितना पढ़ोगे उतना आएगा, जितनी शक्कर उतना मीठा, ऐसे ही आएगा। अपने आप से कुछ नहीं आता है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई एक तरह से स्नोबॉल इफेक्ट की तरह होती है। स्नोबॉल इफेक्ट मतलब एक बर्फ़ का गोला है, ऊपर से चलना लुढ़कना शुरू होता है, और वो अपने साथ चलता 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 अपने साथ बर्फ़ लपेटता चलता और एंड में बहुत बड़ा विशाल का गोला हो जाता है। तो थोड़ा 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 पढ़ना शुरू करो। लोग जो ये कहते हैं कि सर ये पीपीटी देख लें उससे हो जाएगा क्या, ये वीडियो सुन लें उससे हो जाएगा, तो ज्ञान अनंतम, याद रखो। कहीं से भी शुरुआत करो, पहले थोड़ा सीखो, थोड़ा आइडिया लगेगा, फिर एक और टेस्ट पेपर, फिर एक और सैम्पल पेपर, फिर 10 सैम्पल पेपर का और सेट ले आओ, फिर 50 का ले आओ, एक क्वेश्चन बैंक ले आओ, करते जाओ ना, करते जाओ, पुराना रिपीट होता जाएगा, नया ऐड होता जाएगा, बॉल बड़ा होता जाएगा, स्नोबॉल इफेक्ट। यही तरीका है पढ़ने का, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो अब कंप्लायंस ऑडिट में आप क्या श्योर करते हैं? एडहरेंस, A3, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट में आप क्या चेक करते हैं? ऑपरेशंस की एफिशिएंसी, B1। फाइनेंशियल ऑडिट में कंट्रोल चेक करते हैं कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल और नॉट, खास करके बैलेंस शीट वाले मैटर्स। और इन्वेस्टिगेशन ऑडिट, जब कोई आरोप वगैरह लगता है और डीपली उस एलिगेशंस को कहें चेक करना होता है कि वो एलिगेशंस जो लगे हैं वो सही है या नहीं। A3 यहाँ पे है, A3 यहाँ पे भी है, A3 यहाँ पे भी है, तो अभी तक तो केवल ये रेस से बाहर हुआ। उसके बाद B1 है, B1 होते ही ये रेस से बाहर हो गया, ये अभी भी है, ये भी बाहर हो गया, बस बात खत्म हो गई है। इसके अलावा C4 आया है, और इसके अलावा D2 आया है, ठीक है। तो ये C इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्या सर ये ऑडिट में भी होते हैं क्या? नहीं, ये अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ऑडिटर यही तो देखेगा कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स फॉलो हुए हैं कि नहीं। वो यही तो चेक करेगा कि खाते बनाते समय सभी जो सर्वमान्य नीतियां या प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया गया है नहीं। तो आपको पता होना चाहिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि व्यापार एक लंबी अनिश्चित अवधि तक चलता रहेगा। हम इसी मान्यता के साथ व्यापार और लेखा करते हैं कि अकाउंट्स लंबे समय तक चलता रहेगा। इसीलिए हम असेट्स को उनके मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाते। अगर हमें अपना व्यापार बेच बाच के भागने का इरादा हो तो हम अपनी असेट्स को मार्केट वैल्यू पे दिखाते, पर हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम तो लंबे खिलाड़ी हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं। तो हम अनिश्चित काल तक निकट भविष्य में व्यापार संचालित होता रहेगा। व्यापार को बंद करने की या कट शॉर्ट करने की हमारी कोई इरादा नहीं है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जिसको कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलते हैं, रूढ़िवादिता, दूरदर्शिता, अनुदारवादिता, विवेक की अवधारणा। हानियों के लिए बंदोबस्त कर लो, पुस्तकों में लेखा कर लो। लाभ होने वाला है तो अभी मत लिखो, जब हो तब लिखना। तो संभावित हानि का लेखा रखना, परंतु लाभ का नहीं। ये तो बड़ा आसान है। अच्छा, मैचिंग कॉन्सेप्ट, अपन हिंदी में जैसे वर्ड पढ़ते हैं मिलान अवधारणा, पर गूगल आपको हो सकता है सुमेलन अवधारणा दे दे, और सुमेलन सही शब्द है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जैसे 2026 की बात करें, जब आप 2026 की आय रिकॉर्ड करते हैं तो उस आय को पाने के लिए जो 2026 में आपने खर्चे किए हैं वो भी लिखो, लेकिन 2026 के सामने 2026 के ही खर्चे लिखो। जो 2027 के खर्चे आपने दे दिए हैं उनको मत लिखो, या जो पुराने खर्चे हैं वो मत लिखो। तो आय को पाने के लिए जो आपने खर्चे किए हैं उनको मिलाओ। P&L जो बनाया जाता है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट पे ही बनता है। ट्रेडिंग P&L जो बनते हैं वो मैचिंग कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। तो विशिष्ट लेखांकन अवधि, कोई भी पर्टिकुलर पीरियड में राजस्व जिसे उसी अवधि के खर्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेवेन्यू के सामने आप अगेंस्ट में वो खर्चे लिखो, ठीक है। और मुद्रा मापन अवधारणा है तो बड़ी आसान है, और ये अकाउंटेंसी की कमी भी है कि ये केवल मौद्रिक व्यवहार, यानी ऐसे व्यवहार जिन्हें हम मुद्रा में माप सकते हैं, उनका लेखा करते हैं। हमारे कर्मचारियों की ईमानदारी, हमारे ग्राहकों की वफादारी, हमारे व्यापार की लोकेशन, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम बुक्स में नहीं लिख पाते, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि केवल वो ही परिणाम जो मुद्रा में समर्थ हैं उनको लिखो, जो समर्थ नहीं होते वो अवगणित हो जाते हैं। बताओ, खतरनाक गणित, अवगणित हो जाते हैं। दे आर लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, वो लिखने से छूट जाते हैं। तो डी आपका 2 के साथ कनेक्ट हो गया।
तो आपका A3 था, A3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बताओ। केवल मुझे एक भी आता होता ना, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो इतना समय लग रहा है, एग्जाम में तो मैं A3 मिला था, और नहीं तो मेरे को ये वाला पक्के पता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, B1 मिलाते ही, लेकिन फिर थोड़ा और भी दे रखे हैं। खैर ये तो यहाँ पे आ ही गया सारा, ठीक है। चलो तो इसका आंसर बी रहेगा, ठीक है। अब पता है कई बार तो इतनी बेवकूफ़ी हो जाती है, मैं इस तरह का आएगा नहीं, यूं लिखा हुआ नहीं आता, लाइन से आते हैं, पर देखो ऐसी भी किस्मत होती है, जैसे अभी मैंने कैसे दिया है ABCD, उस हिसाब से बी हुआ। आप होश में नहीं हो एग्जाम में, वहां यूं लिखा हुआ है ABCD, मतलब इधर C लिखा हुआ है, यानी आप आंसर इसको लगा रहे हो, लेकिन आपके जहन में बसा हुआ ये बी है। तो आंखें खुली रखना, वो 1.5 घंटे में या वो 3 घंटे में अपने आप को सुपर अलर्ट रखना, सुपर अलर्ट। मुझे पता है 5 महीने 6-8 महीने से पढ़े जा रहे हो, आंखें घश खा रही होती हैं, लेकिन उस समय सारी ताकत, सारा लेजर लाइट फोकस डालना होता है उस पेपर पे, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। उस समय भूल जाओगे आप थके हुए हो या क्या, जैसे होता है ना, मतलब सोचो ना कभी अगर युद्ध वुद्ध हो जाए तो जो बंदा होता है, आर्मी पर्सन, जिसके सामने बंदूकों की चल रहे हैं, गोलियां चल रही है, तो वो क्या यार मैं सो जाऊं थोड़ी देर, थकी हुई नींद आ रही है, ऐसा करता है क्या? नहीं करता हुआ ऐसा, मर जाएगा। आप भी 2-4-5 साल पीछे हो जाओगे वापस से। कोशिश करो कि आपसे इस तरह की गलती ना हो, मन को समझाना पड़ता है, बाकी जो होना होगा होगा, पर अपनी तरफ से कमी मत रखो। अरेंज दीज स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। ऑडिट रिपोर्ट पहले होता है कि ऑडिट प्रोग्राम होता है, ऑडिट प्लान होता है, या ऑडिट एविडेंस कलेक्शन होता है? आपके हिसाब से सबसे पहले क्या होता है? मैंने कहा रिपोर्ट सबसे एंड में तैयार होती है, तो रिपोर्ट एंड में, सबसे एंड, ये मैंने इसको एंड में लिखा है ना। सबसे पहले क्या बनता है, प्रोग्राम या प्लान? सबसे पहले आप आउटर फ्रेमवर्क तय करते हो। जैसे आप पहली बार क्लाइंट से मिलने जाओगे ना, वो आपको बताएगा हमें ये करवाना है, तो और फिर एक आध विजिट में आप प्लानिंग कर लोगे, फिर उसका डिटेल्ड कार्यक्रम तो बाद में बनेगा। कार्यक्रम एक तरह से थोड़ा प्रैक्टिकल है, ये जैसा वही है कि कोई चित्र आपको बनाना होता है तो पहले आप आउटलाइन ड्रॉ करते हो, तो वो ऑडिट प्लान है। उसके बाद आप डिटेलिंग पे जाते हो, कौन क्या कब कैसे प्रोग्राम। फिर उसके बाद टेक्निक्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स की मदद से आप एविडेंस कलेक्ट करोगे। एविडेंस कलेक्ट करोगे तभी तो आप रिपोर्ट पे पहुंचोगे कि क्लाइंट ने अकाउंट्स ढंग से रखे हैं, ये ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं नहीं देते, सत्य एवं उचित चित्रण प्रस्तुत करते हैं या नहीं। आप अपनी कमेंट कैसे दोगे, आप अपना रिमार्क, राय कैसे दोगे, ओपिनियन कैसे दोगे, एविडेंस कलेक्ट करने के बेस पे दोगे। तो CBDA ये आपका कोड हो गया इस क्वेश्चन में, CBDA, ये वाला डी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक राहत वाला क्वेश्चन, ऑडिटर इट्स रिपोर्ट इज बेस्ड एविडेंस ऑन क्लैरिफिकेशन गिवन बाय मैनेजमेंट ऑन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट देता है, क्या वो ऐसे ही रिपोर्ट दे देता है, या वो साक्ष्यों पे बेस्ड होती है? बिल्कुल सही है। प्रबंधकों से स्पष्टीकरण के ऊपर बेस्ड होती है? सही है। प्रमाणन और सत्यापन के आधार पर होती है? बिल्कुल। ऑडिटर वहाँ जाता है, वो बुक्स वगैरह देखता है, वाउचर्स देखता है, असेट सच्ची में है या नहीं है वो देखता है, स्टॉक देखता है, कुछ नहीं समझ में आता है तो मैनेजमेंट से, उसके कर्मचारियों से पूछता है, ये उसका राइट है। उसके बाद इन सब के बेस पे वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, तो वो अपनी रिपोर्ट 1, 2 और 3 के बेस पे तैयार करता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी रहेगा। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट। थोड़ा लाइट क्वेश्चन आया, बड़ी देर से भारी क्वेश्चन झेल रहे हो। निम्नलिखित में से एक है जो अंकेक्षण का लाभ नहीं है। भाई ऑडिट को लेकर लोग बहस करते हैं। एक कहने वाले कहते हैं कि अकाउंट्स बनाना तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, पर ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी, विलासिता की वस्तु है, ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर बड़ा व्यापार है तो उनके लिए ऑडिट कराना भी कंपलसरी है, कंपनियों के लिए तो कराना अनिवार्य है ही है, और जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए वाकई में ऑडिट लग्जरी हो जाएगा। भाई जिनका धंधा ही नहीं है उनको इतना क्या चेक करवाना, ठीक है। चलो एक बात करते हैं, यह स्वामी को संतुष्टि प्रदान करती है, ये बात सही है। देखिए ऑडिट अगर हो गई ना, मतलब आप समझो एक सेठ जी हैं जो मान लीजिए विदेश बैठे हैं, उनकी कंपनी इंडिया में चल रही है, अगर ऑडिट हो जाएगी ना तो उनको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ एक बाहर के बंदे ने जो सीए है, समझदार है, इंडिपेंडेंट है, उसने इसको चेक कर लिया है। एक बात बताता हूँ,
एक कभी बैलेंस शीट लिखा हुआ होता है और एक किसी पे लिखा होता है ना ऑडिटेड बैलेंस शीट, तो बैंक भी भरोसा करते हैं कि ऑडिटेड है मतलब किसी ने चेक कर रखे, तो उन विश्वास बढ़ता है देखने वाले का, ओनर को भी संतुष्टि होती है। यह ऋण प्राप्ति में सहायक है, बिल्कुल मैंने कहा ना, बैंक जो है वो कहते हैं कि आप अपने खातों की ऑडिट करवा के लाओ, ऑडिटेड को ही मानेंगे। आप तो ऐसे कुछ भी पेंसिल से पेन से लिख के कुछ भी ले आओगे तो वो सीए का सील छप्पा देखते हैं। यह लागत भार कम करती है, नहीं करती, झूठ बोल रहा है। ऑडिट से आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ये उल्टा ऑडिट का लिमिटेशन या दोष है, कमी है। तो ये भाई ये तो एडवांटेज है, ये एडवांटेज मुझे एटी की जगह ये लिखना चाहिए था एडी, ये एडवांटेज है, ये भी एडवांटेज है। चौथा पढ़ते हैं, यह है अशुद्धियों और कपट का पता लगाती है, बिल्कुल। हालांकि ये अंकेक्षण का मूल उद्देश्य नहीं है। अंकेक्षण का मूल उद्देश्य होता है कि ऑडिटर अपनी राय व्यक्त करता है, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करता है कि अकाउंट्स एज पर द रूल्स बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। लेकिन जब वो इस जजमेंट पे पहुंच रहा होता है, जब वो इस ओपिनियन को बना रहा होता है, तब वो खूब सारे बुक्स देखता है, तो बहुत सारे कपट हो सकता है, उसके सामने कुछ अशुद्धियां हैं, और अशुद्धि जब इंटेंशनल रूप से की जाती है तो उसे कपट या फ्रॉड कहते हैं, तो वो पता चलता है। तो ये भी एडवांटेज है। तो बस ये जो सी है ये एडवांटेज नहीं है बल्कि ये कमी की तरफ है, ठीक है। अच्छा, मैच लिस्ट विथ लिस्ट टू, एक तरफ लिखा है दस्तावेज या साक्ष्य और एक तरफ है फाइल का प्रकार। अब जैसे क्या होता है, जब आप क्लाइंट के पास ऑडिट करने जाओगे तो उसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, उनकी हो सकता है अपन कुछ एक फ़ोटोकॉपी ले लें ज़रूरत के हिसाब से। फ़ोटोकॉपीज़ को फिर अपन दो तरह की फाइलें मेंटेन करते हैं, एक होती है करंट फाइल और एक होती है परमानेंट फाइल। क्लाइंट से रिलेटेड जो चीज़ें बदलती नहीं हैं, लगभग वही चलेगी, इस साल भी चलेगी, पिछले साल भी थी और आगे आने वाले कुछ समय भी चलेगी, वो डॉक्यूमेंट्स अपन परमानेंट फाइल में रखते हैं। ये ठीक वैसा ही है कि आपकी जो मार्कशीटें हैं बचपन से लेकर आज तक की इकट्ठी कर रखी है, वो परमानेंट फाइलों में है। एक मोटी फाइल मस्त वाली बना रखी है तुमने कि जहाँ पे जैसे ही साला डीवी के लिए बुलाएंगे, कोई बुलाए तो सही, तो अपन जाके वो फाइल पटक देंगे उनके सामने, वो वाली परमानेंट फाइल। और एक होती है घर के लाइट के बिल की, टेलीफोन के बिल, नया बिल आया पुराना फाड़ के फेंक दिया, ऐसे वाली, वो करंट फाइल होती है। जैसे आप सोचो आपके पास रजिस्ट्री के जो पेपर होंगे मकान की रजिस्ट्री के पेपर, वो परमानेंट फाइल में है। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, संस्था का एमडी कौन है, उसके नीचे डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर के नीचे मैनेजर्स कौन है, मैनेजर्स के नीचे कौन है, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, वो परमानेंट फाइल में रखना है क्योंकि वो लगभग बदलता नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि सर ये परमानेंट फाइल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं ये कहता हूँ कि पहला आपका बी के साथ भी मिल सकता है, ऑल्टरनेटिव पहला आपका डी के साथ भी मिल सकता है, अपन देख लेंगे ज़रूरत के हिसाब से। सेकंड, अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट, तो इस साल के हैं तो इस साल की फाइल में काम आएंगे, पुराने वाले क्या करूँगा। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपीज़ होती है ना, वो करंट फाइल में लगती है। तो जो दो है, आप कह सकते हैं मुझे अगेन कि सर दो आपका ए के साथ भी हो सकता है और दो आपका सी के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल, कि सर आप क्वेश्चन अच्छे बनाया करो, ऐसे कैसे क्वेश्चन बनाते हो। अटॉर्नी के पत्र, मुख्तियारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब उसमें कोई आपको राइट मिल जाता है कि आप इस असेट्स का निपटारा वगैरह कर सकते हो, पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, वो परमानेंट होती है, वो परमानेंट में लगते हैं। तो आपका अगेन जो तीन है वो तीन आपका या तो बी के साथ या तीन डी के साथ कनेक्ट होगा। और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कस्टमर्स बैंक स्टेटमेंट, कस्टमर के जो बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट होते हैं उसमें से कुछ आप निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो चीज़ें, जैसे ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, मिड ऑफ द ईयर बैलेंस, वो इस साल का बैंक स्टेटमेंट इस साल ही काम आएगा, पुराना तो काम आएगा नहीं, तो ये करंट फाइल में लगेगा। तो ये चौथा जो है करंट फाइल में, चार आपके साथ या तो ए के साथ जाएगा या चार आपका सी के साथ जाएगा। तो मोटी मोटी ये बात रही। अब मैं पहले के साथ बी देखता हूँ, पहले के साथ यहाँ बी है, ये रेस में है, पहले मैं इसी को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। पहले के साथ बी, दूसरे के साथ ए, तीसरे के साथ देखो, तीसरे के साथ बी या डी, मतलब अगर तीसरे का डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने तो तीन के साथ बी या डी आना चाहिए, तो यहाँ बी और डी नहीं है, अब ये हट गया, ठीक है। पहले के साथ बी, पहले के साथ डी भी चल सकता है, तो ये रेस में है, पहले के साथ डी, दूसरे के साथ या तो ए आएगा या सी आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। वापस चलते हैं, पहले के साथ बी, ये चलेगा, दूसरे के साथ ए चलेगा, तीसरे के साथ डी, तीसरे के साथ डी चलेगा और चौथे के साथ सी चलेगा। और आपको लगे सर डी भी हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं। पहले के साथ डी चलेगा, दूसरे के साथ बी, दूसरे के साथ बी नहीं चलेगा,
ठीक है, तो आप समझ गए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है होली खेल रहा हूँ बोर्ड पे, लाल कलर बकवास, हटाओ सर, समझ ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। सी इसका आंसर हो गया जी। ठीक है, समझ में आया होगा। इसी तरह जो डेट एग्रीमेंट होते हैं, लंबी समय के डेट एग्रीमेंट होते हैं, तो वो परमानेंट फाइल में जाएंगे। तो बस आपको एक क्लियर होगा कि ऑडिटर क्लाइंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फोटो कॉपीज़ ले लेता है, सूचनाएं ले लेता है, उनको जो चीज़ें बारंबार नहीं बदलती है उन्हें परमानेंट फाइल वाले फोल्डर में डाल देता है, और जो साल दर साल इसी साल काम आएंगे उनको वो करंट फाइल, जिसको चालू फाइल बोलते हैं, उसमें रखता है चालू पांडे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति का अस्तित्व, स्वामित्व, आधिपत्य, मूल्यांकन, प्रदर्शन, ऋण भार से मुक्ति। सामने 4 वर्ड है, अंकेक्षण, अनुसंधान, सत्यापन, प्रमाणन। तो देखो असेट, आप सोचो कभी, सोचना कभी, जैसे आप एक कस्टमर के पास गए, उसने बैलेंस शीट बना रखी है, उसमें बैलेंस शीट में उसने लिख रखा है फर्नीचर और लिख रखा है 8 लाख। अब बताओ आप इसको कैसे वेरीफाई करोगे फर्नीचर 8 लाख का है या नहीं? कि सर मैं वहाँ जाऊँगा और देखूँगा फर्नीचर में इसके बाद क्या क्या है। तो आप एक बार तो ये देखोगे कि वो चीज़ जो जिसने दिखा रखी है वो वास्तव में धरातल पे है या नहीं। तो आप उसका अस्तित्व देखते हो। फिर आप, हो सकता है कि आपके आने से पहले उसने पड़ोसियों से मांग मांग के लगा दी हो। लोग नकली शादी करते हैं, अपने आप को रईस दिखाने के लिए क्या करते हैं, पड़ोस से चीज़ें उठा लाते हैं। तो फिर आप उसके बिल मांगोगे कि ये फर्नीचर के बिल लाओ, आज नहीं कभी भी खरीदे होंगे तो उसके बिल लाओ, ताकि स्वामित्व का पता लगे कि वो हमारे ही नाम से खरीदी गई है या नहीं। उसके बाद संपत्ति है तो उसका कब्जा हमारे पास है या नहीं, पोजीशन हमारे पास है या नहीं। फिर ये देखो कि साला फर्नीचर ऐसा तो नहीं है टूटा फूटा रखा हुआ है, 8 लाख का है भी या नहीं, साले यूं ही, साला ये तो 2 लाख का फर्नीचर नहीं है, टूटा फूटा फर्नीचर 8 लाख बता रखा है। तो हम उसका वैल्यूएशन देखते हैं प्रॉपर है या नहीं। यानी वेरिफिकेशन इज अ बिगर टर्म देन अ वैल्यूएशन। सत्यापन बड़ा शब्द है मूल्यांकन से, मूल्यांकन शामिल है सत्यापन में। और फिर हम ये देखते हैं बैलेंस शीट में प्रॉपर जगह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्रदर्शन कर रखा है या नहीं, अगर फिक्स्ड एसेट्स है तो। और ये कि उस संपत्ति के अगेंस्ट कोई कर्जा तो नहीं ले रखा, और कर्जा ले रखा है तो उसका पर्याप्त डिस्क्लोजर किया है या नहीं। ये सब वेरिफिकेशन इतना भारी काम है ना। तो अकाउंट्स का क्या मतलब, असेट्स का वेरिफिकेशन ये होता है। तो आपका ए जाके 3 के साथ कनेक्ट हुआ। उसके बाद अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी, जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, ये नहीं हो तो अपन गिर जाएं, कोलैप्स हो जाएं, वैसे ही ऑडिटिंग की जो बैकबोन होती है वो होती है वाउचिंग। वाउचिंग क्या सर? आपने बुक्स में जो भी लिख रखा है, परचेज का अमाउंट, सेल्स का अमाउंट, सैलरीज का अमाउंट, दैट शुड बी बैक्ड बाय अ वाउचर। अगर जैसे आपने P&L के अंदर लिख रखा है टू सैलरी 1,20,000 रुपये, तो आपको इसके वाउचर चाहिए, कर्मचारी होने चाहिए, उनके दस्तखत होने चाहिए, तनख्वाह मिली है या बैंक के अंदर एंट्री जाती हुई दिखनी चाहिए, मतलब वाउचर होना चाहिए। तो वाउचिंग ये है ऑडिटिंग की बैकबोन, ऑडिटिंग की आत्मा, ऑडिटिंग का सार। ये वाउचिंग तो आपको करनी पड़ती है, ये के बिना कुछ नहीं है। ये हो गया आपका B4। अब 2 शब्द हैं, एक है ऑडिटिंग, एक है इन्वेस्टिगेशन, हम समझ गए। डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में, इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिलेटेड बुक्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मान लो मुझे नहीं समझ में आ रहा किससे फंसेगा, तो मैं दूसरा शब्द पढ़ता हूँ, एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर सम स्पेशल पर्पस। किसी खास मकसद से जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन होता है। और जहां ये वर्ड आता है ना, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिटर हर कोई ऑडिट नहीं कर पाता। सोचो ना, क्यों कहा कि ऑडिट कोई CA ही करेगा कंपनी के मामले में? क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है कि सिस्टमैटिक ऑडिट कैसे होती है, और वो इंडिपेंडेंट भी होगा, क्योंकि जो व्यक्ति कंपनी का कर्मचारी होता है वो ऑडिट नहीं कर सकता। तो वो एक बाहर का आदमी होगा तो वो कंपनी से दबेगा नहीं। प्रैक्टिकल दुनिया में फिर चीज़ें अलग होती है, वो अपन अलग बात करेंगे कभी। लेकिन अभी यह है कि अंकेक्षण का मतलब होता है एक व्यवस्थित और एक स्वतंत्र जांच, किसकी? लेखा पुस्तकों की, ताकि एक राय व्यक्त हो सके। तो आपका C जाके 1 के साथ भिड़ेगा, और इससे पहले स्पेशल पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन होगा D2। जैसे आपको ये चेक करवाना हो कि हमारी कैश सेल 75 लाख है या नहीं है, तो खास मकसद है आपका, तो आप इन्वेस्टिगेशन कराओ। आपके डेटर 25 लाख रुपए के हैं या नहीं, इन्वेस्टिगेशन करा लो। A3 ये गलत हो गया, A3 सही है, A3 यहाँ पे भी सही है। तो अभी तक दो लोग रेस से बाहर हो गए। इसके अलावा B4 है, B4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है।
इसके अलावा C1 है, C1 यहाँ है और फिर D2 भी यहाँ है, तो आपका B आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बाप रे, एक और इतना भारी भरकम क्वेश्चन, ये जजमेंट के ऊपर है। ऑडिटर से रिलेटेड ऑडिटर की क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, क्या ऑडिटर लापरवाह रहा नहीं रहा, कई मामले हुए हैं, मामले कोर्ट तक गए हैं, तो उनमें कुछ जजमेंट दिए गए। एक बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस, वो वाला मैं पहले बताऊंगा। अंकेशक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, न कि शिकारी कुत्ते के समान। इतना काफ़ी था, पर मैं क्वेश्चन को और कॉम्प्रिहेंसिव बना सकता था, क्योंकि एग्जामिनर भी ये जानता है कि ये वाला बच्चा याद करके आएगा, क्योंकि ये किंगस्टन कॉटन मिल्स वाला मामला है, ये तो बच्चा याद करके आएगा। तो हो सकता है आपको ये जजमेंट जो दिया गया था वो की जगह ये वाला वर्ड बोल दे। अंकेशक जासूस नहीं है तथा सशंकित होकर कार्य करना अंकेशक का कर्तव्य नहीं है। ये पूछेगा ये कि ये किस मामले में कहा गया था। तो ये जो दोनों कहें वर्डिक्स कहें, निष्कर्ष कहें या कमेंट्स कहें, ये दिए गए थे किंगस्टन कॉटन मिल्स के मामले में, जो कि 1896 का एक मुकदमा है। क्या कहा जज साहब ने कि देखो, ऑडिटर का काम है एक ऐसा, जैसे घर में रखवाली करने वाला कुत्ता होता है कि ओनर्स के हितों का नुकसान नहीं होना चाहिए, शेयर होल्डर्स के हितों का नुकसान नहीं होना चाहिए, पर वो कोई चीर फाड़ देने वाला शिकारी कुत्ता नहीं है। मतलब ऑडिटर कोई जासूस नहीं है कि वो, जैसे जासूस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें पता लगा लेता है, तो अंकेशक ऐसा जासूस वासूस नहीं है। हो सकता है कुछ चीज़ें कारपेट के अंदर दबी भी रह जाए तो रह जाए। तो यहाँ पे इस वाले जजमेंट ने थोड़ा सा अंकेशक को राहत दी है, और ये भी है कि दुनिया को ये कहा है कि आप अंकेशक को सुपरमैन मत समझो कि वो जासूस है, या आप उससे उम्मीद करो कि तेरे को तो अलर्ट होना चाहिए था, तेरे को तो शक करना चाहिए था। शक करना उसका काम नहीं है। वो क्यों मान के चले, कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ सांप बिच्छू निकलेंगे, मतलब इन द सेंस वहाँ गड़बड़ होगी, ऐसा वो क्यों माने। हाँ, उसे चातुर्यपूर्वक सावधानीपूर्वक काम करना चाहिए। खैर, अब मैं कमेंट्स पे रहता हूँ। तो रखवाली करने वाला कुत्ता है और शिकारी कुत्ता नहीं है, वो एक वॉच डॉग है, न कि ब्लड हाउंड है, और उसका वो जासूस नहीं है, और सशंकित होके यानी शंका के साथ काम कर, सशंकित शंका के साथ काम करना उसका काम नहीं है। ये किंगस्टन कॉटन मिल में कहा गया था। अगर क्या पता मेरे को केवल यही याद करके जाता तो B3 से काम हो जाता। क्या B3 ये तो कट गए, चलो दो, इतना तो भला हो गया। एक और बात जो मैं पहले कहता हूँ, B3 के साथ देखो कॉमन है क्या, A4 है ना। अब देखो मेरा आंसर B3 के साथ यानी ये उन्होंने, अब मैं A4 में दिमाग नहीं लगाऊंगा। इससे क्या होगा फ़ायदा कि मैं A को 4 के साथ भिड़ा लूँगा पहले ही, अब वो आता हो चाहे नहीं आता हो, मतलब उसमें मैं गलती से 4 की तरफ नहीं जाऊँगा गलत दिशा में, क्योंकि वो तो है ही नहीं, A4 ही है। खैर, एक और पढ़ते हैं। अंकेशक बीमक नहीं है और वो पुस्तकों की सत्यता की गारंटी नहीं देता। ये एक स्टेटमेंट है, और उसी जजमेंट में ये भी कहा गया था कि संचालकों या अंशधारियों को सलाह देना अंकेशक का कर्तव्य नहीं है। ठीक है, आपको ये जजमेंट देख के लगेगा फिर ऑडिटर करेगा क्या, लेकिन आप समझिए, ऑडिटर का काम पुस्तकें चेक करना है। एक जजमेंट में ये कहा गया है कि ऑडिटर जो होता है वो इंश्योरर नहीं होता। इंश्योरर नहीं होता से मतलब ये है कि कल को आपको कोई नुकसान होगा तो भरपाई नहीं करेगा। अंकेशक बीमक नहीं है, वो इंश्योरर नहीं है, और ना ही वो बुक्स जो लिखे गए हैं उनकी वो सत्यता की गारंटी देता है। मतलब बुक्स ऑडिटेड है, इसका मतलब वो अल्लाह का फरमान है ऐसा नहीं है कि अब उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो बुक्स हो सकता है बहुत फ्रॉडुलेंट वे में बनाए गए हों और उसके वाउचर्स भी क्रिएट कर लिए गए हों। तो मुझसे, मैं यानी CA हूँ, तो मुझसे आप उम्मीद मत करो कि मैं वाउचर्स की सत्यता भी देख लूँगा और मैं सत्यता की गारंटी दे दूँगा। और मेरे से ये भी उम्मीद मत करो कि मैं जाके शेयर होल्डर्स को या जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनको सलाह मशवरा दूंगा कि आप ये करो और वो मत करो। ये किस मामले में कहा गया था, तो इसमें आप समथिंग याद कर लो कि जैसे बैंक वाले हैं, ऐसे ही जैसे मैंने ट्रिक बनाया, तो जैसे बैंक वाले हैं, बैंक वाले इंश्योरर नहीं होते, बैंक वाले चोरी नहीं होगी, डाका नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी नहीं देते, और बैंक वाले आपको सलाह भी नहीं देते कि शेयर बाजार में पैसा लगाओ, हमारी बैंक की FD में पैसा लगाओ मत लगाओ, वो आपको सलाह भी नहीं देते बैंक वाले। तो ये लंदन एंड जनरल बैंक केस में 1895 का ये मुकदमा है, उसमें ये कहा गया है। हालांकि ये वाला स्टेटमेंट मैं देखूंगा, या आप भी AI यूज़ कर रहे हैं तो आप देखेंगे तो ये वाले स्टेटमेंट के साथ साथ कई बार ये किंगस्टन कॉटन मिल्स भी आता है, पर मेरे पास जो बुक है, मैंने बुक में से, ऑथेंटिक बुक में से बताया है, तो ये है। अब ये भी हो सकता है कि ये जो कमेंट है ये इस जज ने भी दिया हो, इस जज ने भी दिया हो, साले इतने इतने पन्नों के तो ऑर्डर होते हैं,
तो वो तो आप और मैं पढ़ेंगे नहीं। अच्छा, इसके बाद है, एक अंकेशक का तीसरे पक्ष के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है तब तक कि वह स्वयं मिथ्या लेखे बनाने का सुझाव न दे अथवा उसमें सहायता न करे। इस मामले में भी ऑडिटर को रिलैक्सेशन दिया गया है। जज साहब ने ये कहा कि भाई थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो जाए, जैसे मैं ऑडिटर, एक कंपनी और थर्ड पार्टी जनता, अगर थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो जाए तो मैं उनके प्रति जवाबदार हूँ क्या? अगर मैंने बदमाशी करने के लिए कहा है कंपनी को तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर मैंने बदमाशी करने के लिए ना नहीं कहा है, जैसे लिखा है ना कि जब तक कि वो स्वयं ही झूठे, मिथ्या मतलब झूठे, मिथ्या लेखे बनाने का सुझाव ना दे या मिथ्या लेखे बनाने में सहायता ना करे, तब तक मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये रिलैक्सेशन मेरे को किस कोर्ट जजमेंट में या किस वर्डिक्ट में दिया गया? तो इसमें दिया गया है ये वाला। आयकर आयुक्त यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम GM दांडेकर कि ये मामला है 1952 का, उस मामले में ये कहा गया था। तो सी के साथ 2 बैठेगा। और इसके अलावा अंकेशक कपट और अशुद्धियों के विरुद्ध बीमा नहीं करता, ये स्टेटमेंट इतना भी आ सकता है। या स्टॉक की गणना करना अंकेशक का कर्तव्य नहीं है, ये किस में कहा गया? अब इसमें थोड़ा आप कह सकते हो कि सर इसमें भी देखो बीमा नहीं है, बीमा शब्द आ गया, इसमें भी बीमा था लेकिन यहाँ अलग शब्द था, यहाँ लिखा था अंकेशक बीमक नहीं है, ये अलग वर्डिंग है ये, और ये अलग वर्डिंग है कि अंकेशक कपट और अशुद्धियाँ। मेन क्या है, बीमा के साथ ये वर्ड है कि देखो ऑडिटर से आप ये मत उम्मीद करो कि वो भगवान है या वो अंतर्यामी है, उसको सबके अंदर का पता है कि वो फ्रॉड और कपट जैसी, यानी कंपनी के लोगों के फ्रॉड और कपट की वजह से अगर थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ तो मैं उसका कोई बीमादार नहीं हूँ, मैं कोई उसका जवाबदार नहीं हूँ। और मुझे जैसे क्लाइंट ने बताया कि हमारा स्टॉक मान लीजिए 41 लाख का है और मेरे को सर्टिफिकेट बना के दे दिया कि हमने फीफो मेथड से रखा और 41 लाख का स्टॉक है, तो मैं मान लूँगा क्योंकि कौन सी चीज़ कितने की होती है? आज आप बताओ, एक टाइल देख के आओ आप, एक टाइल 10 रुपये की है कि 100 रुपये की, 1000 रुपये की है, एक नल कितने रुपये का आपको ही नहीं पता लगेगा। तो सीए को कोई सारे जगत का थोड़ा ना पता है। तो स्टॉक की गणना करना भी अंकेशक का कार्य नहीं है। ये वाला जैसे स्टॉक वूलन कंपनी का स्टॉक, ऐसे करके याद रख लो। आयरिश वूलन कंपनी बनाम टाइसन और अन्य के मामले में ये जजमेंट दी गई है, तो इसको आप ऐसे कनेक्ट करना, तो D1 कनेक्ट होगा। तो ये क्या की कोशिश मैंने, मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू भी मैंने 4 इनफैक्ट 8 क्वेश्चन बताने की कोशिश की है ना। तो ये चीज़ है। अब ऑडिटर जो रिपोर्ट देता है ना, वो रिपोर्ट 4 तरह की होती है। वो रिपोर्ट हो सकती है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वो हो सकती है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, वो हो सकती है क्वालिफाइड ओपिनियन, और वो हो सकती है विपरीत राय या एडवर्स ओपिनियन। मतलब जैसे मान लो मैं किसी के का बॉडी चेक करूं या ब्लड की जांच करूं तो मैं एक रिपोर्ट तो दूंगा ना कि भाई तेरे रिपोर्ट में शुगर ये, BP ये, वो। इसी तरह ऑडिटर भी खातों की जांच के बाद एक रिपोर्ट देता है, ये उसका काम है, ठीक है, अपने साइन के साथ। तो अगर यूँ समझो कि क्लाइंट के जो मैंने अकाउंट्स चेक किए वो सब कुछ ठीक है, एज़ पर द रूल्स रखे हुए हैं, कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस का पालन किया गया है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो मैं क्लीन रिपोर्ट दूंगा। तो यहाँ पे वर्ड आना चाहिए क्लीन रिपोर्ट, पर क्लीन रिपोर्ट की जगह टेक्निकल जो वर्ड है वो है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। मतलब मेरी जो राय होगी वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन या अनक्वालिफाइड ओपिनियन। तो ये मैं कब दूंगा? व्हेन सब चंगा है जी, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बच्चा, अच्छी कॉपी, अच्छा होमवर्क। जब अंकेषण के संबंध में अंकेशक को कोई शर्त या आपत्ति ना हो तो उसके द्वारा निर्गमन की जाती है अमर्यादित राय। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके अकाउंट्स से। अच्छा, अब दूसरा आते हैं कि एक वर्ड होता है राय का अस्वीकरण। कभी कभी क्या होता है कि हम क्लाइंट के बारे में कोई राय बनाना चाहते हैं लेकिन हमें सफिशेंट एविडेंस नहीं मिलते और हम अब एक जजमेंट तक नहीं पहुंच पाते। जैसे सोचो मैं एक शहर में रहता हूं और कोई बंदा आया और उन्हें एक लड़के के बारे में इंक्वायरी करनी है कि लड़का कैसा है। अब मैं उसको केवल बस दूर से जानता हूँ, ज़्यादा जानता नहीं हूँ कि खाता पीता है या नहीं, उठता बैठता कहाँ पे है, धंधा वंदा कितना है, वो मुझे पता नहीं है। और ना मेरे पास इतना एक्सेस है कि मैं पहुँच सकूँ कि ये कहाँ उठता बैठता है, कितना कमाता है, नहीं बताता है। तो मैं इनको क्या बोलूँगा लड़की वालों को, यार सर मैं बता नहीं सकूँगा यार कैसा है। तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से डिस्क्लेमर दे दिया। जैसे ही मैं ये कहूँगा ना, कल को वो मेरे माथे नहीं आएंगे कि मैं इसके बारे में राय नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पर्याप्त सबूत नहीं है।
तो वो राय का अस्वीकरण यह कब होता है? ये तब होता है, मैं सीधा मिला के बता रहा हूँ, यह एक ऐसी स्थिति है जब एक अंकेशक उपयुक्त अंकेषण साक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो और अपनी राय प्रकट करने की स्थिति में नहीं होता। मतलब जब मैं एविडेंस तक नहीं पहुंच सकता या कुछ भी मैं विश्वास पूर्वक नहीं कह सकता, तो फिर मैं अपना अस्वीकरण दे सकता हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये डिस्क्लेमर हर जगह होता है सर। आप कोई भी मूवी शुरू होती है उससे पहले डिस्क्लेमर होता है। मान लीजिए मेरी बुक्स अभी तो आई नहीं, 2027 से बुक्स आया करेंगी, तो मैं एक पन्ने पे डिस्क्लेमर दे दूंगा कि कोई त्रुटि होगी तो उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होगी, इस तरह का, है ना? ठीक है। अब दो हैं, ये दोनों बहुत नज़दीक हैं। एक होता है क्वालिफाइड ओपिनियन और एक होता है एडवर्स ओपिनियन। यूँ समझो कि आपने क्लाइंट के खाते चेक किए और उसके अकाउंट्स में गड़बड़ है, पर कहीं कहीं गड़बड़ है। जैसे आपने 2-3-4 जगह देखा, 5-6 जगह देखा और 1-2 जगह आपको गड़बड़ दिखी, तो गड़बड़ तो दिखी तो आप रिपोर्ट करोगे गड़बड़ है, लेकिन फैली हुई नहीं है, पूरे अकाउंट्स में फैली हुई नहीं है, तो आप अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करोगे। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट कब होती है? जब ये वाला, जब अंकेशक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो वित्तीय विवरण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें गड़बड़ है, इंडिविजुअल लेवल पे है या 2-3-4 जगह सामूहिक रूप से है, इंपॉर्टेंट भी है लेकिन व्यापक नहीं है। मतलब हर जगह सांप बिच्छू नहीं है, 2-3 जगह हमें सांप बिच्छू मिले यानी गड़बड़ मिली, इंपॉर्टेंट गड़बड़ मिली, ऑब्जेक्शन करने जैसी। अच्छा, और आप एडवर्स ओपिनियन कब दोगे? समझो बच्चे का होमवर्क चेक किया, उसके माँ बाप को कब बुलाओगे? गड़बड़ ही गड़बड़, कांड ही कांड कर रखे हैं, होमवर्क पूरा नहीं, राइटिंग बकवास, आधे क्वेश्चन कर रखे हैं, क्वेश्चन का क्या क्या लिख रखा है, मतलब पूरी कॉपी गंदी है। तो अगर यही वाली चीज़ है कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, गलत बयानबाजी है, बदमाशी है और पूरी जगह पूरी बुक्स ही करप्ट हो रखी हैं, तो मैं एडवर्स ओपिनियन दूंगा कि साहब इनकी गड़बड़ है। तो जब अंकेशक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वित्तीय विवरणों में मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली भी है, कलेक्टिवली भी है, महत्वपूर्ण भी है और व्यापक भी है, व्यापक है, पूरी जगह फैला हुआ है, परवेसिव है। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा। बी के साथ 3 मिला के बात करते हैं। इससे पहले A4 भी मिला दिया था। इससे पहले क्वालिफाइड ओपिनियन जब गड़बड़ है पर हर जगह फैली हुई नहीं है, तो सी के साथ 1 रहा था। इतना बहुत है, क्योंकि लास्ट तो अपने आप ही मिल जाएगा। ए से शुरू करते हैं। A4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, और B3 है, यहाँ पे भी है दोनों में, और C1 है यानी ये है, और फिर D2 आ जाएगा। तो इसका आंसर D रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द ऑडिटर हैज़ अ राइट टू, हल्का क्वेश्चन थोड़ी देर बाद। अंकेशक को अधिकार होता है लेखा पुस्तकें तैयार करने का? नहीं, मैं क्या करूँगा, भगाए ऐसे, बुक्स बनाएगा, अकाउंटेंट बनाएगा, मैं जाके चेक करूँगा, लाल पेन ले जाना है, हरा पेन वही चलाऊँगा बस। कर्मचारी और अधिकारियों से सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का? बिल्कुल, ये मेरा अधिकार है। मुझे कोई बात समझ में नहीं आई, उन्होंने बुक्स में क्या लिख रखा है, ये सेल का बिल कहाँ है, लेके आओ, लेके आएगा, ये सेल का फिगर 175 कैसे आया, बताओ, बताएगा, मैं उनसे सूचना मांग सकता हूँ, उनसे स्पष्टीकरण ले सकता हूँ, चाय नाश्ता तो कराएंगे, सूचनाएं भी लूँगा उनसे। साधारण सभा बुलाने का अधिकार? ना मेरा ये अधिकार है ना मेरा कर्तव्य है। जनरल मीटिंग अगर कंपनी बुला रही है तो मुझे सूचना आएगी। अगर मैं कंपनी ऑडिटर हूँ तो मेरे पास सूचना आएगी कि सर मीटिंग आई है, प्लीज़ अटेंड कीजिए। उस मीटिंग में उपस्थित होना मेरा अधिकार है, लेकिन मीटिंग बुलाना मेरा काम नहीं है, वो कंपनी सेक्रेटरी का काम है, वो हमारा काम नहीं है। तो और बहुत सारे लोगों को बी और सी दोनों ही देने का शौक होता है, तो इसमें सी नहीं है तो फिर ये भी नहीं है, केवल बी। हमें केवल मतलब ये वाला राइट है, और भी राइट है, लेखा पुस्तकों तक पहुंच का अधिकार, स्पष्टीकरण का अधिकार, साक्ष्य लेने का काम, ये सब है, पर ये ही मेरा राइट है। रेम्यूनरेशन लेने, मैं काम करूंगा तो फीस लेने का अधिकार। अच्छा, वन ऑफ द अंडर गिवन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग वर्किंग पेपर्स। जो आप वर्किंग पेपर्स तैयार करते हो, जो मैंने बात की कि आप वहाँ जाओगे और वहाँ जाओगे, उसके इतने सारे लेखा पुस्तकों में से आप अपनी काम की बातें नोट करोगे, ठीक वैसे ही जैसा अपन नोट्स बनाते हैं। तो वर्किंग पेपर बनाने का क्या फ़ायदा होता है? पहला ऑप्शन, कार्यकारी प्रपत्र अंकेषण, नियोजन और निष्पादन में सहायक होते हैं। बिल्कुल, वर्किंग पेपर से एक तो ये पता लगता है कितना काम हो गया और अब बाकी का काम कैसे होना है, तो आप प्लानिंग कर पाते हो, अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाते हो, तो ये फ़ायदा वर्किंग पेपर से मिलता है। अगर आप सोचो कुछ भी नहीं है तो पता कैसे चलेगा कितना प्रोग्रेस क्या हुआ। यह अंकेशक की राय के संबंध में एक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कोई भी, अभी मैंने 4 प्रकार का ओपिनियन बताया कि ऑडिटर अपनी 4 तरह की रिपोर्ट दे सकता है, जैसी ओपिनियन उसी तरह की रिपोर्ट कहलाती है। तो
उस रिपोर्ट, उस ओपिनियन पे वो पहुंचा कैसे? जैसे मैंने किसी कंपनी के लिए एडवर्स ओपिनियन दे दी कि सांप बिच्छू है, गड़बड़ी गड़बड़ है हर जगह, तो मैं कैसे कह दूंगा? तो वो वर्किंग पेपर्स मेरे लिए प्रूफ का काम करेंगे कि देखो सर मेरे को यहाँ गड़बड़ मिली, यहाँ गड़बड़ मिली, तो वो मेरे लिए साक्ष्य का काम करेंगे। कल को मेरे ऊपर लापरवाही का इल्ज़ाम लगे, कोर्ट में घसीटे कोई मेरे को कि सीए साहब आपने काम ढंग से नहीं किया, लापरवाही करी, कर्तव्य भंग किया, तो मेरे वर्किंग पेपर प्रूव है इस बात के कि मैंने काम करके आया हूँ साहब, ऐसे ऐसे नहीं लिखा मैंने कुछ भी। वर्किंग पेपर से मुवक्किल के स्टाफ पर नैतिक नियंत्रण का कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है। आपके वर्किंग पेपर बनाने से जिस कंपनी के आप ऑडिट कर रहे हो वहाँ के कर्मचारियों पे कोई मॉरल प्रेशर पड़ेगा, ऐसा इन जनरल नहीं होता। कॉन्करेंट ऑडिट से होता है कि कॉन्करेंट ऑडिट में सीए साहब बार बार विजिट करते हैं या सीए का स्टाफ बार बार विजिट करता है, तो उससे थोड़ा प्रेशर ज़रूर उनके ऊपर आता है। वरिष्ठों द्वारा वर्किंग पेपर का परीक्षण करके कनिष्ठों द्वारा संपन्न अंकेक्षण कार्यों का परीक्षण किया जा सकता है, बिल्कुल। वर्किंग पेपर से पता लग जाता है सीए को या सीए का जो सीनियर स्टाफ है कि जूनियर लोग कितना काम कर चुके हैं, कितना हो कर चुके हैं, कितना होना है, ये पता लग जाएगा। तो ये वाला वर्किंग पेपर का बेनिफिट नहीं है, सी बेनिफिट नहीं है, बाकी सब तो बेनिफिट है। इसके बाद वापस ये क्वेश्चन आपको अकाउंट्स का लग सकता है, पर ऑडिटर को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय की भांति मानना या पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय की भांति दर्ज करना। जो खर्चे रूटीन हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो खर्चे यदा कदा कभी कभार और भारी रकम के होते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिल्डिंग को P&L में दिखा दे, असेट्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह P&L में दिखा दे, तो वो जो कर रहा है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की अशुद्धि। उसे पता ही नहीं है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। ये ठीक वैसे ही किसी बच्चे को ये नहीं पता उसका पापा किसको बोलते हैं, मम्मी किसको बोलते हैं, इतना भारी अंतर है ना। तो इतनी भयंकर मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। इसके बाद है जब कोई व्यवहार लेखा पुस्तकों में लिखने से रह जाए तो भूल गए मतलब आप, तो ये भूल की शुद्धि है, एरर ऑफ ओमिशन है कि जब कोई ट्रांजैक्शन आप जनरल में या सहायक पुस्तक में लिखना भूल गए या वहाँ लिख दिया, खतौनी करना भूल गए, तो वो एरर ऑफ ओमिशन है। जब दो या दो से अधिक अशुद्धियाँ एक दूसरे के प्रभाव को तलपट पर प्रकट होने से छुपा लेती हैं। जब आप गलती नहीं गलतियाँ करो और एक गलती से दूसरी गलती कवर हो जाए, ये ठीक वो वाली बात है कि स्कूल में आप 15 मिनट लेट पहुंचे और टीचर भी लेट पहुंचा, दोनों ही पे चुपचाप बैठ जाओ जाके, आप भी लेट वो भी लेट, ज़्यादा बोलो ही मत, प्रिंसिपल साहब को पता ही मत चलने दो, गलती तो है पर कवर हो गई। तो आपने एक तरफ परचेज का जोड़ ज़्यादा लगा दिया, परचेज बुक का जोड़ फालतू लगा दिया 5,000, और एक तरफ सेल्स बुक का जोड़ भी 5,000 फालतू लगा दिया, तो DR बढ़ जाएगा, CR बढ़ जाएगा, मैच हो जाएगा। कॉम्पनसेटिंग एरर, एरर ऑफ कॉम्पनसेशन। और जब किसी व्यवहार की रकम किसी खाते में गलत राशि बढ़े, गलत राशि या गलत पक्ष में लिख दी जाती है, यानी आपको 20,000 लिखने हैं पर आप 2,000 लिख दो, यानी गलत रकम लिखना, गलत खाते में लिखना, गलत साइड में लिखना, गलत कैरी फॉरवर्ड करना, गलत ब्रॉड फॉरवर्ड करना, ओवरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग, ये होती है हिसाब की अशुद्धियाँ, एरर ऑफ कमीशन। तो आपका ए जो है, ए आपका 3 से मैच हुआ था, A3 यहाँ पे है, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, फिर बाकी सारे मैच हो जाएंगे। फिर भी कोई व्यवहार लिखने से रह जाए तो B आपका 4 से मैच हुआ। इसी तरह से दो गलतियों का जोड़ा, एरर ऑफ कॉम्पनसेटिंग एरर, क्षतिपूर्वक अशुद्धियाँ, और D2 है ना। ठीक है, अब थोड़ा सा ही बचा है, थक गए होंगे आप भी। ओके, अब गबन गड़बड़, ऑडिटर का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग हैं नीयत बड़ी जल्दी ख़राब कर लेते हैं, तो कुछ गबन के टाइप हैं, फ्रॉड के टाइप हैं। अगर कोई संस्था में आप जाते हैं वहाँ पे लैपिंग या टिमिंग और लीडिंग का मामला मिलता है। इसमें क्या होता है कि एक किसी ग्राहक से रकम आई, वो रकम आपने वहाँ के लोगों ने गले में नहीं रखी, तिजोरी में नहीं रखी, वो जेब में डाल ली। फिर B से रकम आई, वो B से जो रकम आई वो A के खाते में जमा हो गई, तो A का अकाउंट क्लियर हो गया। C से जो रकम आई वो B के खाते में जमा कर ली, ऐसे। तो ये होती है लैपिंग या टिमिंग लैडिंग। ऐसा करके आप कैश दबा रहे हो, तो ये रोकड़ का गबन हुआ, ये आपका फ्रॉड ऑफ कैश हुआ। इसी तरह झूठे परचेज के बिल बनाना, झूठी मजदूरी के बिल बनाना और पेमेंट दिखा देना, ये फ्रॉड ऑफ कैश होता है। विक्रय वापसी को स्टॉक में शामिल न करके गायब कर देना। विक्रय वापसी हुई, सेल्स रिटर्न हुई, यानी बेचा हुआ माल वापस आया, माल वापस आया पर आपने स्टॉक में नहीं लिया, घर ले गए उठा के, तो क्या किया, माल का गबन किया।
कि सर ये तो अपन को समझ में आ गया सर, ये तो कर लेंगे अपन। संस्था से अच्छी और नई संपत्ति घर पे मंगा लेना और उसके स्थान पे घर की टूटी फूटी संपत्ति रखवा देना। कंप्यूटर, ऑफिस में मस्त कंप्यूटर आया, मस्त लाख रुपए वाला, घर ले गए, घर का जो ठाटिया कंप्यूटर था वो ला के रख दिया उधर। इसीलिए ऑडिटर का काम है कि वेरिफिकेशन करे कि अगर 1 लाख रुपए कंप्यूटर अकाउंट के सामने लिखा हुआ है तो जो कंप्यूटर महाराज सामने देखो तो सही वो 1 लाख रुपए का धन है या नहीं। तो कंप्यूटर ला के रख दिया उसने, तो ये जो किया ना उसने, संपत्ति गायब कर दी, तो ये संपत्ति का गबन है। कार्यालय टेलीफोन का या व्यवसाय की कार का निजी कार्यों हेतु उपयोग। आपको ऑफिस से मोबाइल मिला या टेलीफोन मिला, आजकल तो टेलीफोन सस्ती चीज़ हो गई, डेटा फ्री हो गया, पर पहले टेलीफोन बड़ी लग्जरी होती थी। तो टेलीफोन मिला ऑफिस का, आप घर से लगे हुए हो, अपनी से लगे हुए हो, बातें कर रहे हो मस्त। या कार मिली ऑफिस के काम से, आपकी मिसेज सब्जी ला रही है कार में मज़े से, तो क्या हो रहा है, आपको जो सुविधा मिली, आप कार दबाई नहीं आपने, ऐसा नहीं कार कार चुरा के ले गए, पर कार की सुविधा का मिसयूज़ कर रहे हो, तो वो आप कर रहे हो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फैसिलिटीज, सुविधाओं का गबन। तो पैसे दबा लेना, रोकड़ का गबन, तो A4 हुआ था, ये कट गया। और माल दबा लेना, जब आपने स्टॉक ही गायब कर देना, माल का गबन हो गया, ये B3 हो गया। असेट्स उठा के ले गए, नकली असेट्स या झूठी असेट फिट कर दी, संपत्ति का गबन। और सुविधाओं का दुरुपयोग D1, ठीक है, B इसका आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद एक बोनस चीज़ मैं आपको बताऊंगा, डरावनी चीज़ थी इसलिए एंड में बताऊंगा। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है, टेस्ट चेकिंग क्या होती है, ऑडिट नोटबुक क्या होती है। तो शब्द में पढ़ के मैं सीधा इंग्लिश में बोलूँगा, रिकॉर्ड ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर्ड प्रायर टू ऑडिट, मतलब ऑडिट वर्क को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं नोट करना, कुछ ज़रूरी सूचनाएं इकट्ठा करना। ये आप कहाँ पे लिखोगे, अपनी नोटबुक में। अपनी एक नोटबुक होगी, वहाँ जाओगे, क्लाइंट से मिलोगे, इनकी कितनी फैक्ट्री है, कितना टर्नओवर है, या कितने कर्मचारी काम करते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, वो सब आप नोटबुक में नोट करके आओगे। उससे आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग के बाद डिटेल प्रोग्रामिंग होगी, लेकिन अभी जो करके लाओगे वो नोट करके लाओगे। फेयर अलोकेशन ऑफ ऑडिट जॉब अमंग द ऑडिट स्टाफ, अपने स्टाफ के बीच में काम बांटना, तू ये करेगा कैश बुक, तू सेल्स बुक, आप परचेज बुक। प्रोग्राम बना लो भाई, काम बांट दो, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड एंड ऑडिट रिकॉर्ड, बहुत ही अच्छा शब्द है। एक होता है बैलेंस शीट और एक होता है ऑडिटेड बैलेंस शीट, उनके बीच का जो लिंक है वो है वर्किंग पेपर्स। जब हम वर्किंग पेपर्स पे चीज़ें नोट कर लेते हैं तो क्लाइंट के रिकॉर्ड्स और ऑडिटेड रिकॉर्ड्स के बीच में जो कड़ी का काम करते हैं ना, वो है वर्किंग पेपर्स। बहुत ही अच्छा पॉइंट, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज, मतलब किसी एग्जाम में आए हुए, अधिकतर तो एग्जाम से आए हुए उठाए हैं यहाँ वहाँ से, अब सोर्स तो बताऊंगा नहीं। एंश्योर्स दैट एंट्रीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल सेट ऑफ बुक्स, ये सुनिश्चित करता है कि जो एंट्रीज हैं वो पूरे बुक्स की हैं। आप बात समझ लो, अच्छे समझ लो, ऑडिटर सैम्पलिंग करता है, आप कहीं ना कहीं स्टैट्स पढ़ेंगे या पढ़ने वाले होंगे, ऑडिटर सैम्पलिंग के बेसिस पे चलता है। अगर 365 दिन की उसकी सेल्स के सौदे हैं, मैं सारे सौदे नहीं देखता, मैं रैंडमली कुछ सौदे देखता हूँ, और अगर वो सही होते हैं तो मैं पूरे बुक्स, होल सेट ऑफ बुक्स सही है मान लेता हूँ। यानी हम टेस्ट चेकिंग करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं हाँ भाई ये वाउचर नंबर 51 लेके आओ। फिर 51 नंबर वाउचर में हम देखते हैं कि सही चढ़ा हुआ है, डेटर के कॉलम में है, डेटर से बाद में पैसे आए नहीं आए, वो सब हम देखते हैं। तो टेस्ट चेकिंग के बेस पे हम ये देखते हैं कि ये पूरे होल सेट को, यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं। उसी से मुझे पता लगता है कि मुझे इन डेप्थ, ऑडिट इन डेप्थ करना है या नहीं। तो टेस्ट चेकिंग एंश्योर्स द, ठीक है, इस तरह से। तो ए के साथ 2 बैठेगा, देखो जैसे मैंने बता दिया, ए के साथ 2 बैठेगा, उसके अलावा आपका बी के साथ 3 बैठेगा, और सी के साथ आपका 4 बैठेगा। अरे वाह, पहले में बैठ गया D1, ठीक है, इसका आंसर ए रहेगा। और अब ये बोनस है, देखो इसमें लिखा है बोनस, मैच नहीं करने, याद करने हैं। एक वर्ड होता है एसेज, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट्स, तो बहुत सारे होते हैं, सारे याद नहीं करने। जिनका ऑडिट के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में ज़्यादा, तो वो थोड़े से एसेज भी याद कर लें। जैसे वो पूछेगा स्वतंत्र अंकेषण का समग्र उद्देश्य, स्वतंत्र अंकेषण का समग्र उद्देश्य को बताने वाला अंकेषण मानक कौन सा है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन उनको एस आगे आ जाता है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग।
एसेज। तो इंडिपेंडेंट ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसके बारे में कौन बात करता है? SA 200 इस बारे में बात करता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, वर्किंग पेपर्स कैसे रखेंगे, किसकी प्रॉपर्टी होगा, इसके बारे में SA 230 बात करता है। द वित्तीय विवरणों के अंकेषण में कपट के संबंध में अंकेशक का क्या उत्तरदायित्व होगा, यानी आप ऑडिट करने गए, उसमें कोई फ्रॉड निकला तो आपकी कितनी जिम्मेदारी होगी, इसके बारे में SA 240 बात करता है। अब सर इसका कोई ट्रिक है, मेरे को नहीं आता, तुम याद कर लो। 200 से शुरू हो रहे हैं, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट हैं उनको तो याद करना, हालांकि ये मैंने ऑलरेडी छांटे हैं, जिस बुक में था पुरानी होगी, पर उसमें भी 38 एसेज थे, मैंने साथ ही लेके आया हूँ। संयुक्त अंकेशकों का उत्तरदायित्व, अगर दो लोगों ने मिलकर एक टास्क लिया है तो जॉइंट ऑडिटर की लायबिलिटी कैसे तय होगी, ऐसे 299 इसके बारे में बात करता है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट करोगे उसकी प्लानिंग कैसे बनाओगे, इसके बारे में SA 300 बात करेगा। ऑडिट एविडेंस, अगर मुझे याद करना होता तो मैं केवल एक ये याद करके जाता, अगर एक याद करना होता। ऑडिट के एविडेंस के बारे में बात करता है SA 500। और लास्ट जहाँ पे बात ख़त्म होती है, वित्तीय विवरणों पे अंकेशक जो अपनी राय स्थापित करता है, मतलब जो ओपिनियन बनाता है वो और रिपोर्ट करता है, उसके लिए SA 700 में गाइडलाइंस है। तो ये आपको नाम के साथ साथ ये याद करने हैं। चलो, होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी तो डिटेल्ड प्रैक्टिस के लिए हमारे MCQ क्वेश्चन बैंक वगैरह हैं, वो देख लेना। चलो बाय।